देखिए स्टूडेंट, नाम क्या लिखे हैं देखिए तो। नहीं तो हेडिंग है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो किसी के लिए पढ़ा रहे हूँ लिखा हूँ। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन आएगा और उस फोटोन के आने के वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और कहाँ से इजेक्ट होगा? किसी मेटल के अंदर से, राइट। और इस क्लास में मेन प्रायोरिटी टारगेट रहेगा कि सर स्कूल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन जाए, राइट। तो मैं भी उसी प्रोसेस में काम करूँगा। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक मेटल है, ठीक है एवरीवन, और मेटल के अंदर एटम रहेगा और इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और एटम के अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा, राइट। और ये सब इलेक्ट्रॉन मेरा है फ्री इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना। और ये है मेरा फोटोन। फोटोन मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करेगा और मैं लिखवा दूंगा जो बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट को मैं अपने तरीके से कंक्लूजन दूंगा। दैट्स व्हाई कि एक्चुअली स्कूल का एग्जाम का प्रॉब्लम बन जाए। तो फोटोन का क्वालिटी होता है, फोटोन क्या है सर? फोटोन है स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, राइट। फोटोन इज स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी। तो और फोटोन का क्वालिटी होता है कि फोटोन एट एक बार में एक ही पार्टिकल से कोलाइड करेगा। कहने का सेंस ये है कि मान लेते हैं कि इस पैकेट में, इस फोटोन के पैकेट में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो ऐसा नहीं होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से थोड़ा इसको भी देगा, थोड़ा इस इलेक्ट्रॉन को भी देगा, ऐसा नहीं होगा। जिसके साथ भी कोलाइड करेगा उसको इंटायर पैकेट ऑफ एनर्जी हैंड ओवर करेगा। इफ़ दिस फोटोन कोलाइड विथ दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये इंटायर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा, हैंड ओवर कर देगा, करेक्ट। इसका मतलब वन फोटोन कोलाइड विथ हाउ मेनी पार्टिकल? वन फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ, बट वो पार्टिकल आपका डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, मतलब सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, अगर इसको डस्ट यहाँ पर डस्टिंग किया हुआ, क्लीन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल से कोलाइड कर जाएगा। या वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, राइट। और जिससे भी कोलाइड करेगा उसको हैंड ओवर कर देगा। अब इस टाइप का, लेट अस सपोज इस टाइप का सिचुएशन मानिए, और सिचुएशन इज जस्ट लाइक दैट कि मान लेते हैं कि 43 से डायरेक्ट बस गणेशपुरी चलती है, बीच में उसको कंडीशन है कहीं नहीं रुकना है, कंडीशन है बीच में कहीं नहीं रुकना है, राइट। 43 से गणेशपुरी, और उसके लिए मिनिमम भाड़ा है फेयर बस का, सिटी बस का, लेट अस सपोज अगर 7 रुपीज़। तो अगर आपके पास 7 रुपीज़ से कम रहेगा तो आप वहाँ 43 से वहाँ बस के थ्रू जा सकते हैं? नहीं जा पाएंगे, राइट। और एक गेम हम लोग खेल रहे हैं कि जब तक आपके पास पैसा बचा हुआ है, पैसा है पैकेट में, तब तक आप मूव कर सकते हो। अगर पैसा नहीं है तो जहाँ पे वहीं पर रुक जाना है, राइट। अब फेयर कितना है? फेयर कितना है सर? 7 रुपीज़, और टारगेट है 43 से गणेशगुरी पहुँचने का, ये टारगेट दिया गया है। तो अगर आपके पैकेट में 5 रुपीज़ है, पहुँच पाएंगे? बस में चढ़ ही नहीं पाएंगे सर। ऐसा है कि नहीं सर मैं पहुंच के थोड़ा कंडक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मान जाओ भैया कल दे देंगे, नॉट लाइक दैट। ये एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला गेम है। 7 रुपीज़ है तब क्या करेंगे सर? 43 में चढ़ेंगे और गणेशपुरी में उतर जाएंगे। और लेकिन 7 था तो उसको दे दिए, उसके बाद आपके पास पैसा है तो फिर वहाँ पे स्टैचू बन जाना है, नहीं, गेम का पार्ट था वो, राइट। ओके, नेक्स्ट
मान लेते हैं कि किसी दिन होता है ना, किसी किसी दिन आपका दिन, आपका बर्थडे है, पेरेंट्स थोड़ा खुश होकर 500 दे दिया, तो आप उसमें बस में उठे, 7 रुपये दिया कंडक्टर को, बाकी बच गया रेस्ट अमाउंट, राइट। और गेम का पार्ट था कि जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप फ्लाई करते रहे, काइनेटिक एनर्जी सो मच हाई हियर एंड देयर, करेक्ट ना। यस, इसका मतलब है कि आप गणेशगुरी पहुंच भी जाएंगे और वहाँ के बाद इधर उधर घूम भी सकते हैं, राइट। ओके, बिल्कुल इन सिमिलर फैशन किसी भी इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो भाई मेटल के अंदर से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये नहीं पूछना सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो कोर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरा मेटल सोडियम रहता और वहाँ पे फोटोन के वजह से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, 3s वाला, राइट। पहली बात। नेक्स्ट तो सपोज कीजिए कि अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अब देखिएगा आज के डेट में तो इसी पे तो बहुत बड़ा काम हो रहा है ना, सोलर एनर्जी, प्लेट बैठाया जा रहा है, राइट। भाई इसमें हो क्या रहा है, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक, राइट। बट वो कैसे होगा उसी फेनोमेना को हम लोग बाद में रेगुलर क्लास में बहुत डेप्थ में समझेंगे। तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि मान लेते हैं कि आपके पास एक मेटल है, राइट। और मेटल को ऐसे छोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होते होगा नहीं, बट यहाँ जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, बाउंडेड है, राइट, बंधा हुआ है, करेक्ट ना। और आप में से सब लोग जानते हैं एस्केप वेलोसिटी, राइट। अर्थ से किसी चीज़ को बाहर बिल्कुल अर्थ के अट्रैक्शन से दूर जाने के लिए किसी पार्टिकल को एक पार्टिकुलर स्पीड से फेंकते हैं, राइट, उसका नाम है एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, राइट। तब जाकर वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं निकल पाएगा, वापस लौट जाएगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी अंदर के मेटल के न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, अट्रैक्टेड है, राइट, अट्रैक्शन के साथ बाउंडेड है, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि हर मेटल के लिए, हर पार्टिकुलर डिफरेंट मेटल के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से सरफेस पे आने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। उससे कम का एनर्जी का पैकेट अगर आप भेजेंगे तो आप वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। मान लेते हैं, लेट अस सपोज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, शॉर्टकट क्लास है लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला बोल दें, फार्मूला 4 कुछ तो समझेंगे तभी इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर आना है और मैंने बोल दिया कि इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी का मतलब है कि लेट अस सपोज अगर इस इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर आने के लिए, फिर आपका क्वेश्चन सर क्यों चाहिए, मेरा आंसर अंदर में अट्रैक्टेड है, उसके अट्रैक्शन को तोड़कर तो बाहर लाना पड़ेगा, करेक्ट। तो किसी भी पार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से सरफेस पे आने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोला गया है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या बोला गया है, वर्क फंक्शन। ये तो पक्का आप स्कूल में सुने होंगे और अभी मैं भेजा उसमें भी सुने होंगे, राइट। इसका मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में व्हाट द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर व्हाट, फॉर एस्केपिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड टू द सरफेस, अंदर से सरफेस तक आने के लिए जितना मिनिमम चाहिए उसी को नाम दिया गया है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। पहला पॉइंट बन जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का एक मेरा पार्टिकुलर कोई मेटल है, करेक्ट एवरीवन, और इस मेटल का के लिए इस इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर तक आने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सपोज कीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने फोटोन का क्वालिटी बताया कि फोटोन
का क्वालिटी है कि फोटोन इस एट ए टाइम एक फोटोन एक ही पार्टिकल से कोलाइड करेगा, राइट। और यहाँ पे जो आपका फोटोन है, पहला केस मानते हैं हम इसमें, केस फर्स्ट, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वर्क फंक्शन मैंने क्या बोला, वर्क फंक्शन को फाई से या डब्ल्यू से भी दिखाते हैं। वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन क्या है सर, इतना तो मिनिमम चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अंदर बाहर नहीं आएगा। और मैंने इलेक्ट्रॉन जो भेज रहा हूँ उसके पैकेट में कितना एनर्जी है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ला पाएगा? नहीं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एक काम करते हैं, ये फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कोलाइड करेगा, तब इलेक्ट्रॉन को 8 मिल गया, दूसरा आएगा फिर से 8 मिल गया, 8 और 8 16 हो जाएगा, बढ़िया से निकल जाएगा, राइट। दिमाग एक मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट को दिमाग में आएगा ना कि अच्छा 8 + 8 कर लेंगे, पहले 8 आएगा फिर एक और ले लेंगे सर, 8 + 8 16 हो जाएगा। बट दूसरा लेने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, राइट। बट उसमें पॉइंट लिखा गया है, इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने पहला बार बताया कि लाइट में ड्यूअल कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी, ठीक है। तो वहाँ पे एक पॉइंट है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में टाइम का गैप नहीं देखा गया है। फोटोन का आना और इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना दोनों साइमल्टेनियस होता है, राइट। लेकिन तो इस थ्योरी पर अगर हम लोग काम करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन जाएगा, एनर्जी देगा, फिर से वेट करेंगे, दूसरा देगा, 16 होगा, आराम से निकलेंगे, तो उसमें टाइम गैप हो गया, राइट। बट देयर इज नो टाइम गैप इन दिस एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। इसका मतलब है कि इस टाइप का सिचुएशन, इस टाइप का मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं चलेगा। तो सर भाटी द कंक्लूजन इज दैट कि इस टाइप का फोटोन से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, करेक्ट। अगर इसका वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दिस टाइप ऑफ फोटोन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से नहीं निकलेगा। कोई पूछा क्यों, तो इसका जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, करेक्ट। चलिए एक केस, सारा केस लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। 3 फार्मूला तो हैं ही आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, और सब पे 2-2 प्रॉब्लम करवा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, और वही आएगा भी आपको, ठीक है। चलिए अब एक केस लेते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोटोन भेज रहे हैं उसका एग्जैक्टली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, करेक्ट। तो अब इस टाइप का फोटोन या जाकर क्या देगा, इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट होगा, तो सर ये तो बिल्कुल आपने सिचुएशन गणेश गुरी से 43 से गणेश गुरी वाला किया, 7 रुपये पैकेट में देकर छोड़ दिए, तो गणेश गुरी जाकर खड़ा रहना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे तो आएगा, बट सरफेस पे आने के बाद रेस्ट में रहेगा, राइट। इसका बाकी एनर्जी बचा, जितना चाहिए था सरफेस तक आने के लिए उतना ही दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, बट इजेक्ट होने के बाद उसके पास और एनर्जी नहीं बचेगा, एनर्जी। तो इसका मतलब इस टाइप का सिचुएशन के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बट वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आकर क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, इज इट राइट। यस, सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस, मान लेते हैं कि फोटोन जो आप भेज रहे हैं वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, आउट सरफेस तक आने के लिए कितना चाहिए था, मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितना चाहिए था अब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो फोटोन के वजह से आउट निकलता है उसको बोलेंगे आज के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई बोलेगा व्हाट द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, फोटोन ने आकर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, जो फोटोन के वजह से आउट हो रहा है मेटल के सरफेस से, उसी को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, राइट। ओके, तो इस सिचुएशन में आपने कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 5, वेरी गुड, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा दे दिया, राइट। तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो गया सरफेस पे आने के बाद, बाकी बचा कितना,
5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचा हुआ है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो वो जो एनर्जी बचा रह गया वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी। एग्री? इसका मतलब है कि सर यस, अगर एक्स्ट्रा देंगे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 10 खर्च हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक आने में, बाकी जो रेस्ट कितना बचेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेनिंग 5। वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या करेगा, तो दैट 5 इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल चुका 10 खर्च करके, राइट। बाकी जो बचा वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू इन फॉर्म ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। किसका? इलेक्ट्रॉन का। करेक्ट ना? लेकिन कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। उस केस में बोलते हैं कि सरफेस पे जाकर रेस्ट में रहेगा, सरफेस पे भी जाकर क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, राइट। चलिए अब थर्ड केस जो हम लोग ले रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि फोटोन आया और कितना, थर्ड केस में कितना एनर्जी लेकर आ रहा है, 15। इसको हैंड ओवर कर दिया, राइट, इलेक्ट्रॉन को। और इट इज़, ये बहुत अंदर का बात है लेकिन बहुत मजाक में सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर ये मेटल के अंदर से सरफेस पे आ रहा है, और अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, राइट, तो ऐसा नहीं था कि कोई रास्ते में बीच में ऑब्स्टेकल लाइक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया या कोई न्यूक्लियस पड़ गया या कुछ दूसरा एटम आ गया या मॉलिक्यूल आ गया, व्हाट एवर, राइट, अंदर में जो भी है, इसके रास्ते में, निकलने के रास्ते में अगर आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन का साथ कोलाइड करेगा, राइट। और ड्यू टू कोलिजन इसने जितना एनर्जी लेकर, एक समथिंग लाइक दैट कि आप 500 लिए हुए हैं, बस पे चढ़े, कुछ पैकेट ले मार आ गया, पैकेट मार, राइट, कुछ होता है ना, यस, समथिंग लाइक बीच रास्ते में ही ले लिया, वहाँ पहुँच के देख रहे हैं बटुआ खाली है। ये कुछ ऐसा ही हो गया है कि यहाँ से जाया गया, अब बीच रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है जिसके साथ लाइक दूसरे पार्टिकल, अदर पार्टिकल्स, उसके साथ अगर कोलिजन हो गया तो ड्यू टू कोलिजन इसका जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें से एनर्जी कम हो सकता है। तो लेट अस सपोज जैसे तैसे कोलाइड करते हुए पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा? तो कितना रहेगा? यस, डिपेंडिंग, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है भाई कि मतलब ये एडवांस तक पूछा हुआ है बात, यही सोच लीजिए। इसका मतलब आपने क्या बोला, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इट मीन्स कि अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आप इसको फोटोन को एनर्जी सप्लाई इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है सर? 0 से 5 इलेक्ट्रॉन तक वोल्ट तक, राइट, 0 से 5, एग्री? तो सर 0 से 5 क्यों बोल रहे हैं? यही ऑप्शन पूछा हुआ था, ये मैं मजाक में आपको जेईई का ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन वर्क फंक्शन देन काइनेटिक एनर्जी वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बचता है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा सर? 0 से लेकर 5 तक, राइट, 0 से कहाँ तक? 5 तक। तो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मैक्सिमम काइनेटिक रहेगा वो बिल्कुल लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन का रहेगा, लकी से लकीएस्ट, राइट। वो कौन सा लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा? यस, जिसके रास्ते में कोई नहीं आया। इसका मतलब केमैक्स, इसका मतलब कि इज इट कंपल्सरी कि केमैक्स वाला ही सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा? केमैक्स क्या रहेगा? केमैक्स फॉर दोज इलेक्ट्रॉन विच does not collide with any particle or lattice point during the escape from the metal, right? यस, मैक्सिमम काइनेटिक। तो जो आपके स्कूल में केमैक्स के लिए आप, मैं एक लाइन में यहाँ पे ले देता हूँ, आपके स्कूल में अगर पढ़ाया गया होगा तो यही पढ़ाया गया होगा, राइट, K = Hν - 5, राइट।
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच डी माइनस फाइव, एग्री ना? बट बहुत कम लोग यहाँ पे रुक कर बोल पाते हैं कि जो काइनेटिक का जो फार्मूला है वो केमैक्स के लिए है, नॉट फॉर ऑल। बट इज इट कंपल्सरी कि सारे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक केमैक्स रहेगा, या वेरी फ्यू? वेरी फ्यू। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग उतना सेक्शन पे ही अपने आप को रोक रहे हैं। आपको इसी पे स्कूल के एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन करवाया गया है ना, स्कूल में जो पढ़ाया गया है। तो मैं भी अपने आप को इसके इर्द गिर्द ही रखता हूँ। चलिए, तो इसका मतलब कंक्लूजन में 1 by 1 पॉइंट बनाता हूँ। पहला पॉइंट बनाइए स्टूडेंट, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को किससे इंडिकेट करेंगे? फाई से या डब्ल्यू से, राइट? और वर्क फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? मिनिमम एक मिनट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर removal of electron from a given metal, करेक्ट ना? पहला पॉइंट हो गया, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, आज की क्लास में आप देखे हैं ना, लिथियम, यहाँ देखिएगा, लिथियम का आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s में था, राइट? और सोडियम का कहाँ पे था? और पोटेशियम कहाँ पे था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। रुबिडियम कहाँ था? 5s। और हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का टास्क मिला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, राइट? अब आपको बताना है कि और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके साथ बाउंडेड रहता है, अट्रैक्टेड रहता है? न्यूक्लियस के साथ, राइट? तो आपको मुझे सिर्फ ये बताना है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस और यहाँ के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, या यहाँ के इलेक्ट्रॉन का किसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे कम है? वेरी गुड। कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है? सीजियम भी लिख लेते हैं, अब हो जाएगा सीजियम, राइट? तो यस, इसका मतलब किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड है? और किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड है? वेरी गुड। तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कम अट्रैक्टेड है, उसको हम लोग वो थोड़ा कम एनर्जी से ही आउट हो जाएगा, राइट? वेरी गुड। और जिसका जो ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बस एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट है। देखिए कहाँ पढ़ा रहे थे, कहाँ से कहाँ कोरिलेट कर दिए। और जो मैं बोल रहा हूँ ना बात, वो एक्चुअली KVPY के एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है? नाम सुने KVPY का? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, राइट? फुल फॉर्म। ओके, तो एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। तो यहाँ से आपने क्या समझा? सर इसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, राइट? इसमें कम देना पड़ेगा। मिनिमम एनर्जी का ही बात कर रहे हैं, बट इसमें मिनिमम एनर्जी कम खर्च होगा, इसमें मिनिमम एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा, राइट? कोई पूछेगा वजह? ओके सर, वजह यह है कि ये ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, ये कम टाइटली बॉन्डेड है। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वर्क फंक्शन वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल, इज इट राइट? इसका मतलब हर मेटल के लिए सेम वर्क फंक्शन रहेगा या डिफरेंट? ओके, यस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल और मोर इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल? हम लोग बोलते हैं ना, अल्कली मेटल मोर इलेक्ट्रोपोजिटिव है, राइट? तो हाँ बोलिए।
वह अब उसको आसान भाषा में, मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, तभी उसको इलेक्ट्रोपोएटिव बोला गया है, राइट। अनलेस, इसका मतलब है कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, देन इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज, इज इट राइट। इसका मतलब है कि मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का वर्क फंक्शन कम होता है, वाइस वर्सा। सही बोला। इसका मतलब इन चारों का ही अगर वर्क फंक्शन अगर लिखना रहेगा तो वर्क फंक्शन का, इन चारों का, तो वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम सबसे ज़्यादा रहेगा, उसको वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, और उसको वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम, और उसके बाद वर्क फंक्शन ऑफ रुबिडियम, और वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, करेक्ट। तो सर आज का क्लास पढ़ने के बाद ये बहुत बढ़िया काम हो गया, नहीं? सही टाइम पे बात हो गया, समझ रहे हैं। इन चारों में वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? लिथियम का। सबसे कम किसका रहेगा? सीजियम का। एक ऑब्जेक्टिव बन गया स्टूडेंट, करेक्ट। ओके, तो ये तो बात समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ से ही सेकंड पॉइंट बनाएंगे, डिफरेंट मेटल। देखिए, वर्क फंक्शन इज नॉट सेम फॉर ऑल मेटल। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे सब लोग, एवरीवन, वर्क फंक्शन आर नॉट सेम फॉर ऑल मेटल, वर्क फंक्शन vary from metal to metal, work function are not same for all metal, work function vary from metal to metal। यहां तक लिख पाए? ओके, कॉमा देने के बाद उसी में आगे लिखिएगा, इट मीन्स इन जनरल more electropoietic metal having less work function value, more electropoietic metal having less work function value, and less electropoietic metal having more work function value, करेक्ट बोला ना? It means more electropoietic metal having less work function value and less electropoietic metal having more work function value। यही तो मैं समझा रहा था यहाँ पे। इस यहाँ से यहाँ तक किसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर ज़्यादा? इसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका वर्क फंक्शन कम रहेगा, इसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर कम है तो वर्क फंक्शन ज़्यादा रहेगा। जिसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर कम है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम है, मतलब वो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, इज राइट। चलिए, यहाँ तक समझ गए तो मैं आगे बढ़ूँगा, हो गया ना? उसी में कंटिन्यू करके कॉमा तक लिखिएगा, इट मीन्स वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इट मीन्स वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब हर का अपना अपना अलग पहचान, अलग अलग वर्क फंक्शन, राइट। इट मीन्स वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ metal। it means work function is the characteristic property of metal। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलने का मतलब है कि हर मेटल का अपना डिफरेंट वर्क फंक्शन का वैल्यू रहेगा, इज इट राइट। यहाँ देखिए 99% चांस है ये बात नहीं स्कूल में पूछा जाएगा, ठीक है। ये मैं अपने इंटर स्कूल पढ़ा दिया एक फ्लो में, करेक्ट ना। चलिए अब नेक्स्ट, कंडीशन फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इसमें केस बना लेते हैं, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन वर्क फंक्शन, देन क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट हो पाएगा? नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और इफ एनर्जी ऑफ फोटोन greater than equal to work function, then what? There will be ejection of electron, correct? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं कि इस मेटल के सरफेस पे इस सब में जो सर्किल का वो फोटोन के इंडिकेट कर रहा है, ठीक है एवरीवन। लेट अस सपोज मेटल के सरफेस पे 1000 फोटोन्स इंसिडेंट हुआ, आया, फॉल किया, राइट? तो 1000 फोटोन अगर इंसिडेंट हुआ तो क्या 1500 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? सर इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि आपने ही बताया 1 फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ 1 पार्टिकल, राइट? ये सब लिखिएगा नहीं ज़्यादा, यहाँ पे स्कूल के एग्जाम के कॉपी वाला में लिखना ही नहीं है सब, ये सब हम लोग कहानी वहाँ पे बनाते रहेंगे रेगुलर क्लास में, राइट? बस सुन लीजिए, क्योंकि वीडियो तो आपके पास रहेगा ही ना एनीवे। तो और लिखना भी रहेगा तो आराम से वीडियो देख के तो बाद में लिख लीजिएगा, स्कूल के एग्जाम में बैठने से पहले थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। तो एक्चुअल में 1000 फोटोन से 1500 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं इजेक्ट होगा? तो सर आपने बताया कि 1 फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ 1 पार्टिकल, राइट? देन 1000 फोटोन से कितना फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है? ले या एक मिनट सर, मैक्सिमम 1000, बट एक्चुअल में इन ग्राउंड रियलिटी 1000 से बहुत कम रहता है। वजह हो सकता है कि आप जो मेटल का सरफेस लिए हैं उसके ऊपर थोड़ा डस्ट हो, नेचुरली बाहर रखेंगे तो डस्ट रहेगा, राइट? तो फोटोन भाई हो सकता है कि डस्ट पार्टिकल से कोलाइड कर जाए। देखते हैं डस्ट पार्टिकल सरफेस पे ही अपना एनर्जी सब दे दिया, तो देखते हैं ग्लास गर्म हो जाता है धूप में, इसका तो फोटोन्स आया अपना आकर बस्ट करके चला गया, एनर्जी देकर चला गया, राइट? पला या हो सकता है कि अंदर में जो फोटोन गया है, इज इट कंपल्सरी कि जाके बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला से कोलाइड करेगा एकदम टारगेट लेकर? भाई कोर इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड कर सकता है, राइट? यस, दिस इज द वजह कि अगर 1000 फोटोन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना इजेक्ट होगा? मैक्सिमम 1000 या लेस देन 1000, बट इन रियलिटी 1000 से कम ही रहता है। एक बात तो नया बात सीख लिए, मतलब 1000 से 1500 तो पक्का नहीं होगा, मैक्सिमम 1000 के बराबर होगा, वो भी आइडियल सिचुएशन। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर जाए लेट अस सपोज जितना फोटोन इंसिडेंस करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तब हम लोग 1000 बोल सकते हैं, अदरवाइज इन ग्राउंड रियलिटी बहुत कम रहता है, राइट? एनीवे, अब यहाँ पे अब थर्ड में मैं सेकेंड का दो केस बना रहा हूँ। सेकेंड का ए, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल, आप लोग इस टाइप का इनइक्वालिटी पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होंगे भाई, x ग्रेटर इक्वल टू 2, इनइक्वालिटी पढ़े ही नहीं है लाइफ में। इसका मतलब है कैसे लिखते हैं सेट थ्योरी में? सर 2 और इन्फिनिटी आई पे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, राइट? इसका मतलब यहाँ से x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2, और मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, राइट? करेक्ट, वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ ये समझ में आ गया ना? तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, इज इट राइट?
एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला एच नहीं लिख सकते हैं? अब आप में से बोलेंगे सर एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए तो आपने एच सी बाई लैम्डा भी सिखाया है, दोनों सिखाए हैं, अभी एच नहीं यूज़ कर रहे हैं, बाद में एच सी बाई लैम्डा भी यूज़ करेंगे, राइट? इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन के बदले तो यहाँ पे एच नहीं लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसका है? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? फोटोन, जो हम लोग ऊपर से भेज रहे हैं, राइट? तो फाई ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई बाई एच, इज इट राइट? तो यहाँ पे व्हाट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी? अब यहाँ पे जस्ट लाइक दिस इक्वलिटी ना, तो व्हाट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी? तो यस फाई बाई एच। देखते ना एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स रहता है, 40 तक आए, 40 के बराबर है उससे ऊपर पास हो गए, 40 से नीचे फेल हो गए, राइट? वही बात है, अब बिल्कुल 40 पे है, जैसे तैसे पास हुए, और 13 आया, कभी कभी दया दृष्टि से ग्रेस मार्क्स 1 मार्क्स मिल जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मिनिमम फाई बाई एच, करेक्ट? और इसी को नाम दिया गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? नाम तो पक्का सुने होंगे, स्कूल का क्लास कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है सर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो नहीं था कि सर इसी कंडीशन से तो हम लोग डिराइव कर लिए, जस्ट लाइक दिस, राइट? इसका मतलब इसका फायदा तो एक्चुअल में ये मिनिमम है, राइट? यहाँ तक आइए, लिखिए, मैं लिखो, हो गया ना, यहाँ को लिखिए। और इसी का नाम क्या बोल रहे हैं? इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैं म्यू नॉट से इंडिकेट कर रहा हूँ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को किससे इंडिकेट कर रहा हूँ? म्यू नॉट से, राइट? तो अब इसका उल्टा अगर आपसे कोई पूछेगा आज के बाद, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है या मिनिमम होता है फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? मिनिमम होता है, इट इज द तो इसका सर फायदा क्या होगा? तो देखिए, समटाइम्स फाई देंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, करेक्ट? लेकिन किसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरीवन, जितने भी 37 स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए सबको मैं बोल रहा हूँ, समटाइम्स क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा मेटल का, समटाइम्स क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। अब वर्क फंक्शन नहीं दिया रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखें तो वर्क फंक्शन निकाल लीजिएगा इस फार्मूला से? सर फाई देंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा तो फाई निकाल लेंगे, राइट? मतलब इसका हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं, एग्री ना? लिखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। Threshold frequency is the minimum frequency for ejection of photoelectron। अब 1 मिनट, यहां तक लिख पाए? अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, इज इट कंपल्सरी हर मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम रहेगा? सर हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग रहेगा, तो हर मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी तो अलग अलग हो जाएगा। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, फार्मूला बोल रहा है, राइट? डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट, तो डिफरेंट मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट रहेगा। देखिए, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सच बता रहा हूँ, आपके कोई सीनियर पढ़े होंगे तो ऐसा क्लास पिछले 10 साल में मैं कोई लेता नहीं था स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? अपने फ्लो में पढ़ाते थे, बाकी स्कूल का एग्ज़ाम मैं बोलता था कि देख लीजिएगा, हो जाएगा।
बट उसमें क्या होता था कि बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते थे स्कूल के एग्ज़ाम के बाद के टाइम पे। उनको पता नहीं चलता था कि करें क्या। उनको लगता था राकेश सर भी तो पढ़ा ही रहे बढ़िया से, जब पढ़ा देंगे तो हम लोग कमाल कर देंगे, ऑब्वियसली कमाल कर देंगे, सब कुछ बन जाएगा 2-3 दिन मेथड से। बट पढ़ाएंगे तब ना, तो हम लोग का रिजल्ट जाके नज़र आता था कब? 12th बोर्ड में। अभी क्या है कि बीच में थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाने से कम से कम आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, डर नहीं रहेगा। ओके, स्कूल के एग्जाम के लिए हो गया, अब स्कूल में आ गया तो कम कुछ तो लिख कर आएंगे और अच्छा खासा लिख के आएंगे, राइट। तो इसमें एक्चुअली मैं भी मेंटल पीस में हूँ, थोड़ा एफर्ट लग रहा है बट थोड़ा मेंटल पीस में है। चलिए, तो इसका एक इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आर नॉट सेम हैविंग नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हैविंग नॉट द सेम वैल्यू फॉर ऑल मेटल, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। इसे लिखिएगा नहीं, बिकॉज हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, ऑल मेटल का वर्क फंक्शन सेम नहीं होता है। इज इट राइट? चलिए, सब लोग एनर्जी बना के रखिएगा, सोना नहीं है। नहीं, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, सब बात लिखाऊंगा। ये तो यहाँ से समझ बोल दिया तो समझ में आ गया ना कि भाई डिफरेंट होगा, ये तो लॉजिक हो गया। ये वैल्यू सबके लिए अलग अलग है तो ये भी तो अलग अलग हो जाएगा। अब एक मिनट, अब यहाँ देखिएगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में इफ फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। इज इट राइट? चलिए, अब यहाँ देखिए, फिर से वापस लौटते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। क्या इसको एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए हम लोग hc/λ लिख सकते हैं? तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन लैम्डा। हाँ ठीक तो है। इसका मतलब सर इसको उल्टा कर दीजिए, राइट? करेक्ट ना? x लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब सर -∞ से 6 तक जाना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, राइट। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिलेगा या मैक्स? x का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 6, मैक्सिमम वैल्यू 6, मिनिमम नॉट डिफाइंड। इज राइट? यस। तो यहाँ से लैम्डा का क्या मिलेगा? मैक्सिमम लैम्डा यहाँ से मिल सकता है, राइट। मिनिमम लैम्डा मिलेगा। ओके, इस यहाँ पे तो लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? hc/5, राइट। यस, इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ फोटोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन, फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इससे बड़ा लैम्डा लेंगे, क्या फोटोन इजेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी? और एक्चुअल में थ्रेशोल्ड का मतलब कट ऑफ, थ्रेशोल्ड का मतलब कट ऑफ वैल्यू, राइट। इसका मतलब आज के बाद जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा, राइट। एग्री ना? बट बच्चों के साथ होता क्या कि
इसको मैं 4 बार बोलूँगा, वेट फॉर मिनट। जब मैं बोलते रहता हूँ तो पूरा सुन लीजिए, हो सकता है कि उसको रिपीट करते करते दिमाग में आ जाएगा। चलिए, तो जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, राइट। बट जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन बच्चे के माइंड में चला जाता है कि थ्रेशोल्ड का मतलब ऑलवेज मिनिमम, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही सुनते रहते हैं और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। बट अगर लैम्डा के टर्म में बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड का मतलब कट ऑफ, और कट ऑफ वैल्यू मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लैम्डा के टर्म में बात करेंगे तो लैम्डा के टर्म में जो मैक्सिमम लैम्डा, तो लैम्डा मैक्स किसका रहेगा? एच सी बाई, लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या था? एच सी बाई 5, करेक्ट। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या था? 5/h। तो भाई ये होना भी चाहिए था, और दोनों तो लैम्डा का ही, दोनों क्या है? फोटोन का ही वैल्यू है। कौन सा फोटोन का? जिसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये लॉजिक है, जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम उसका लैम्डा मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा, राइट। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम उसका लैम्डा मैक्सिमम, इज इट राइट। तो एक्चुअल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा, इज इट राइट। और लास्टली मैं क्या कर सकता हूँ? जो मैथमेटिक्स बताया उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा क्या गलती है? दिस इज द कंडीशन फॉर रिजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट। यहाँ से सॉल्व किए, इनइक्वलिटी ये मिला, तो यहाँ से क्या बोलेंगे? लैम्डा मैक्स इक्वल टू एच सी बाई 5, राइट। तो लिखिए, इसका मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ होता है या मैक्सिमम वेवलेंथ? उस मैक्सिमम वेवलेंथ तक हम लोग इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट कर पाएंगे। लैम्डा के टर्म में अगर बात करें तो उससे बड़ा लैम्डा लेंगे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, करेक्ट। लिखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ is the maximum wavelength, threshold wavelength is the maximum wavelength which are responsible for ejection of electron। और इसी को मैं लैम्डा नॉट से इंडिकेट करूंगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक हम लोग के हाथ में दो फार्मूला आया, एक आया 5/h, राइट। दूसरा आया लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी बाई 5, राइट। 5 दिया रहेगा तो लैम्डा नॉट निकल जाएगा, 5 दिया रहेगा म्यू नॉट निकल जाएगा, राइट। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन, आपको प्रॉब्लम क्या होगा मैं बता रहा हूँ। ये 5 क्या है सर? वर्क फंक्शन, राइट। ए दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसको तो पुट कीजिएगा जूल सेकंड में, राइट। तो नीचे में जूल है तो इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पढ़ाए हैं ना क्लास में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल था? 1.67 इंटू 10 इसका मतलब ऊपर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर नीचे में जूल है। अगर वैल्यू नीचे में जूल में लेते हैं तो ऊपर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में कन्वर्ट करके डिवाइड करेंगे, तब फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है एवरीवन। सर ये तो हम लोग का लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट रहेगा। HC 1242 EV राइट। अब 5 EV में रहेगा, 5 किस में रहेगा? EV में, और EV भी कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा क्या? NM, राइट। वर्क फंक्शन होगा और यस, और ए इनवर्सली होगा। चलिए, इफ लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, क्या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा?
नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना। बट लैम्डा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो इतना तो बात हम लोग समझ गए कि स्कूल के एग्जाम में अगर वर्क फंक्शन दिया रहेगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल के आ जाएंगे, और अगर फाई दिया रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो फाई निकाल लेंगे, लैम्डा नोट दिया रहेगा तब भी फाई निकाल लेंगे, और फाई दिया रहेगा तब भी लैम्डा नोट निकाल लेंगे। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम लोग आंसर कर सकते हैं जी, राइट। हम्म 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 नहीं, तो पहले ही बोल चुका, एक वन फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ वन इलेक्ट्रॉन, राइट। वो तो मैं पहले ही इसको काउंटर ही कर दिया, ये बात बोलकर कहानी ही ख़त्म कर दी है। ये कुछ ऐसा है कि कभी कभी होली में देखते हैं, एक बैलून में, छोटा छोटा सॉफ्ट बैलून में कलर डालते हैं लिक्विड, और एक पे ही मारते हैं, नहीं, जिससे कोलाइड करेगा सारा कलर उसी पे जाएगा, करेक्ट। वही है फोटोन, जिसके साथ कोलाइड कर गया उसको अपना इंटायर पैकेट क्वांटा ऑफ एनर्जी हैंड ओवर कर देगा, करेक्ट। इसलिए ऐसा नहीं कि सर थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, पैकेट में लेके जाते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा इसको थोड़ा इसको, तो पार्टिकल से बन जाएगा वेव। क्या बन जाएगा? वेव बन जाएगा। वो कैरेक्टर वेव का होता है, ठीक है ना। चलिए लास्टली सर, हम लोग का मेन टारगेट है स्कूल का एग्ज़ाम में बस कवर करके, बाकी नॉलेज हम लोग रेगुलर क्लास में देखते रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे स्टोरी बनाया जाएगा। एनीवे, यहाँ तक हो गया। अब एक केस लेते हैं। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इक्वलिटी नहीं लगाया हूँ, इक्वलिटी ये वाला नहीं, सिर्फ ग्रेटर लिखा हूँ, राइट। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो सर 200% गारंटी है, कुछ इलेक्ट्रॉन तो पक्का निकलेगा। तो जिस फोटोन को आपने भेजा उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कितना है? चाहिए था वर्क फंक्शन के बराबर, सिर्फ मेटल का सरफेस तक आने के लिए, उससे आपने ज़्यादा सप्लाई कर दिया, राइट। देन हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई बाय फोटोन? ई फोटोन माइनस 5, this extra amount of energy appear as what? गलत बात, appear as k max, काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम काइनेटिक आप बोल रहे हैं, करेक्ट ना। काइनेटिक एनर्जी बोलिएगा तो मैं फिर से कंफ्यूज हो जाऊंगा कि काइनेटिक बोल रहे हैं, अगर कोलाइड कर गया तो काइनेटिक तो 0 से वैरी करता है, राइट। कन्फ्यूजन हो गया ना कि 0 से लेकर कहाँ तक जाएं। ये फिर मुझसे स्टोरी याद आ जाएगा, कौन सा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिए, 5 बचा, तो 5 लेकर जा रहा है, तो बीच में किसी से कोलाइड कर गया तो क्या होगा? 5 से 4 हो जाएगा, और ज़्यादा कोलिजन हो गया तब क्या होगा? 4 से 3 हो जाएगा। तो कौन सा वैल्यू बोले? मेरा कन्फ्यूजन समझ रहे हैं? इसलिए बोलना क्या चाहिए था, सर दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयर एज के मैक्स, बट इज इट कंपल्सरी कि के मैक्स सारे इलेक्ट्रॉन का रहेगा? तो दिस इज द के मैक्स फॉर दोज इलेक्ट्रॉन
which does not collide with any particle during the escape from the metal, right? इसका मतलब इस केस के लिए kmax इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन -5, करेक्ट। और एक kmax किसका, इसका मतलब जो एक मिनट रुकिए भाई, कहानी तो समझना पड़ेगा। ये जो आप पढ़े ना एनसीईआरटी में, ये जो दिया हुआ था वो किसके लिए था? इट इज वैलिड फॉर ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फॉर kmax वाला इलेक्ट्रॉन, राइट? कौन सा वाला? kmax वाला इलेक्ट्रॉन, यस। तो दिस इज फॉर दोज इलेक्ट्रॉन which does not collide with, बोलना है, एनी पार्टिकल, बोलिए, इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, दूसरा भी कुछ हो सकता है। एनी पार्टिकल ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम मेटल, करेक्ट। हो गया, करेक्ट ना? लेकिन आपके एनसीईआरटी में kmax नहीं भी लिखा रहेगा, सिर्फ काइनेटिक लिखा रहता है, तो उसको kmax मानिएगा। बट आप तो सर हम लोग स्कूल में क्या बोलेंगे? आप भाई के ही बोलिए, जो लोग बोल रहे हैं, जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा ही बोलिए, दिमाग में सोचिएगा एक kmax है, राइट? अब यहाँ देखें, जिसको बॉक्स में कर रहे हैं वो आपका स्कूल के एग्जाम के लिए फार्मूला बन रहा है, समझे स्टूडेंट? कोई आपसे टीचर पूछ लिए, ऑनलाइन क्लास चलता है तो वीडियो ऑन रहता है आप लोग का? नहीं, एक्चुअली रहना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक है, रहना चाहिए, डिसिप्लिन में क्लास चलने के लिए रहना चाहिए। बाकी लोग बच्चे क्लास करते हैं बट उसमें कुछ मतलब वो 1% बच्चे हैं, कुछ क्या करते हैं, वीडियो को ऑफ कर दिए, स्पीकर को भी ऑफ कर दिया, आराम से उनका नाम मैं बोल रहा हूँ क्लास में और सुन ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब इट अप्लाई व्हाट, बोल रहे हैं हाँ जी बोलिए, इसका आंसर आप बोलिए। नहीं कुछ ना कुछ तो काम गड़बड़ हो रहा है, तो वहाँ पे ठीक नहीं। ऑनलाइन का दिस इज द बिग मतलब ड्रॉबैक। चलिए अब इस फार्मूला पे फोकस करेंगे। इस फार्मूला का लाभ क्या रहेगा? अगर ए वैल्यू बता दें और ए बता दें, काइनेटिक निकाल लेंगे। प्रॉब्लम वो लोग पूछेंगे कैसे, या तो ए दे देंगे तो ए निकल जाएगा। अच्छा ए दे देंगे और ए दे देंगे, ए निकल जाएगा। सर तो इतना कुछ करने का बात ही नहीं है, 3 चीज़ है, 3 टर्म है, 1 2 3, राइट? इसमें कोई भी 2 देगा, थर्ड निकल जाएगा, राइट? ओके और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? तो सर यही एक ही बात तो है। और यहाँ पे फाई क्या है सर? ये फाई है फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉरी ए क्या है सर? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जिसको हम लोग भेज रहे हैं कोलिजन के लिए, कोलाइड करवाने के लिए, राइट? ठीक है। और इसी फार्मूला को क्या हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? क्यों सर? म्यू नॉट इक्वल टू 5/h होता है, तो 5 इक्वल टू h न्यू नॉट लिख देंगे, राइट? और इसी फार्मूला को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? hc/λ -5। और इसी फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, hc/λ -hc/λ0। तो सर आपने एक ही बात को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट?
तो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो क्या एनर्जी ऑफ फोटोन को बदल लिख लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलिए, तो आपके स्कूल के एग्जाम में क्या इस पर कोई ग्राफ भी ड्रॉ किया गया है? नहीं। इसका क्लास भाई 10 आवर चलता है मिनिमम। अरे एच.सी. वर्मा का सेकेंड जो आपका फिजिक्स है ना, रुकिए थोड़ा डेमो आपको चाहिए होगा। एच.सी.बी. का सेकेंड वॉल्यूम है, राइट। देखिए क्या है चैप्टर का नाम, ओके। उसके बाद तो इसमें भी सर वर्कआउट एग्जाम्पल रहा होगा। देख पा रहे हैं, मतलब आपके पास तो एच.सी. का सेकेंड वॉल्यूम तो रहेगा ही ना, थोड़ा वहाँ देख लीजिएगा तो पता मतलब ग्राउंड रिलेटिव पता चल जाएगा कि अच्छा इसको कितना डेप्थ में पढ़ना है क्लास 12 के फिजिक्स में, राइट। इसलिए जितना पढ़ना है उसका यहाँ पे मैं 5% पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और वही 5% अभी आपको लगेगा। चलिए, तो जब ग्राफ नहीं ड्रॉ किया गया तो ग्राफ ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं ड्रॉ किया गया होगा, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं तो ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, आप लोग y = 2x + 4 एक इस इक्वेशन को कैसा इक्वेशन मानते हैं, क्वाड्रेटिक या लीनियर? एंड ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ये पढ़े होंगे। वेरी गुड। हम लोग तो बचपन में इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे करते थे, पहले x = 0 करते थे, आप लोग ऐसे करते थे y = 4 मिलता था, यस, और फिर y = 0 करते थे, राइट। बड़ा कमाल का काम होता था। x = फिर क्या मिलता था, -2 मिल जाएगा, और इसमें फिर फ़ायदा उठाते थे कि दो पॉइंट्स को मिला देंगे, मिलाने वाला लाइन मिला देंगे तो वह स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, राइट। तो एक कोऑर्डिनेट कहाँ मिला, 0 और 4, यस, और दूसरा कहाँ मिलेगा, हाँ, ये चांस की बात है कि मैंने रैंडम ऐसा ले लिया, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऐसा ही रहेगा, करेक्ट। वेरी गुड एवरीवन। यहाँ देखिए, तो यही तो मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया, और भाई इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव। स्लोप का तो पहला क्लास यही लिए थे कि जहाँ पे कट करता है उससे राइट जाकर एंटी क्लॉकवाइज, राइट। आज जो tan का वैल्यू मिलता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, राइट। तो भाई इसका नाम देते हैं a, इसका नाम देते हैं o, इसका नाम देते हैं b, राइट। ट्रायंगल BOA में a है थीटा, वर्क फंक्शन नहीं, इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। tan अल्फा के लिए क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 4, और बेस कितना है सर, 2, राइट। तो क्या 4/2 लिख सकते हैं, और यही मेरा क्या था सर, स्लोप था, राइट।
सर ये तो बिल्कुल एक्स का कोफिशिएंट के जैसा हो गया, राइट। तो आज के ये आगे पढ़ाऊंगा फिजिक्स के क्लास में। तो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है वो उसको स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए। करेक्ट। नहीं लिखिए, वो तो फिजिक्स क्लास में सेकंड क्लास में पढ़ेंगे ही। जो नहीं फिजिक्स क्लास कर रहे हैं तो वो अटेंड कर लीजिएगा, डेमो मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरा थोड़ा पब्लिसिटी भी हो जाएगा। कैटलिस्ट इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट। अब भाई मैं एक प्राउडली बोलता हूँ रिस्पेक्ट के साथ, और बोलना भी चाहिए। कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, दूसरे का थोड़े बोलेंगे अच्छा है। ये तो ऐसा हुआ कि अपना ही प्रोडक्ट को खराब बोल रहे हो। आई एम नॉट द बेस्ट बट आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट। और सच में बहुत हार्ड वर्क किया जा रहा है। अब पिछले 10 साल से मैं रिजल्ट कभी शेयर करूँगा, आप हैरान रह जाएंगे कि क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ हूँ। मतलब उसके आसपास आने में अभी बाकी कोचिंग को 5 साल लगेगा। मतलब ऐसा अगर कोई टैलेंटेड आ गया तो। जेई मेन में 360 में 337 मार्क्स लाया हुआ है स्टूडेंट। 2-3 क्वेश्चन और बन जाता तो कमाल हो जाता। एनीवे, तो यहाँ देखिए एक्चुअल में अब आप लोग बोल दिए तो थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि ये आएगा, जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था, Hν-5, राइट। फॉर ए गिवन मेटल, जैसे ही मैंने बोल दिया फॉर ए गिवन मेटल तो मैंने मेटल को फिक्स कर दिया, राइट। गिवन मेटल बोलने का मतलब मेटल फिक्स कर दिया। मेटल फिक्स करने का मतलब 5 फिक्स कर दिए। तो अब मेरा वेरिएबल टर्म क्या रह गया, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इसको जस्ट लाइक बाई मान लीजिए, इसको जस्ट लाइक एक्स मान लीजिए, और इसको जस्ट लाइक एम मान लीजिए, और इसको जस्ट लाइक क्या मान लीजिए 5। तो नहीं था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन। तो यस, फॉर ए गिवन मेटल काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे रिलेटेड है, लीनियरली, राइट। और ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो स्ट्रेट लाइन का आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक बार के को 0 कीजिए तो ये मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब सर ग्राफ किसका वर्सेस किसका, तो ग्राफ आएगा के वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, राइट। किसका वर्सेस किसका, तो के वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, जरा ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हैं। पहले के को 0 कीजिए, फ्रीक्वेंसी बताइए। जो स्टूडेंट अभी इस क्लास को नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, मैं रिकॉर्डिंग में इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये वाला ग्राफ वाला पार्ट आपके स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट किए इसलिए मैं इस पर आ गया, और इस पार्ट को मैं बहुत एलाबोरेट फॉर्म में रेगुलर क्लास में पढ़ाऊँगा, इसलिए वीडियो देखकर कन्फ्यूज नहीं होना है, ओके। चलिए, तो इसको 0 कीजिएगा तो के कितना है, फ्रीक्वेंसी को क्या किसको 0 किए हैं, के को। तो के को 0 किए, हाँ, तो के को 0 किए तो फ्रीक्वेंसी कितना मिला, हाँ बोलिए 5/h, नो प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी कितना मिला, के को 0 कर दिया तो फ्रीक्वेंसी मिला 5/h, इज इट राइट। और ध्यान से देखेंगे 5/h का मतलब ये वैल्यू हो गया μ0, इज इट राइट। वेरी गुड। और अगर एक बार आप फ्रीक्वेंसी को 0 कीजिए, फ्रीक्वेंसी को 0 कीजिएगा तो -5, राइट, करेक्ट ना। यस, और अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे, करेक्ट। इट इज वेरी, और ए वैल्यू कौन सा रहा सर, ए तो μ0 रहा, करेक्ट एवरीवन। अब एक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग को रुकना है। कभी कभी कोई आप काम कर दिए लेकिन पता चला कि अच्छा इससे ज़्यादा तो करना ही नहीं था, बेकार हो गया काम, राइट। वैसे ही इस ग्राफ का ये वाला सेक्शन मेरे काम का नहीं है। बोलिए क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ सर, इस फ्रीक्वेंसी से कम का फ्रीक्वेंसी दीजिएगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा, राइट।
तो ये तो कुछ ऐसा ही होगा कि जो आ ही नहीं रहा है, इजेक्ट ही नहीं हो रहा है, उसी को उसका हम लोग सोच रहे हैं। दूसरा बात, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होता है। एक ग्राफ नीचे आने का मतलब काइनेटिक नेगेटिव हो जाएगा ना। तो 2 वजह से ये मेरे काम का नहीं हुआ, तो इसको डिलीट कर देंगे, राइट। तो सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, इतना मेहनत तो चला गया। भाई पहले तो ड्रॉ करना था ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाद में रिजेक्ट कर लेंगे, राइट। तो अब मेरे काम का ग्राफ कौन सा रहा, यहाँ से, राइट। और डायरेक्टली मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता तो आपके ऊपर से टेंजेंट बनते हुए निकल जाता। पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया तब रिजेक्ट करेगा, द फाइनल ग्राफ इज दिस वन, करेक्ट ना। इसका स्लोप क्या, तो सर स्लोप अभी तो बताए थे, जो एक्स का कोफिशिएंट रहता, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है, तो इसका कोफिशिएंट एच है, तो स्लोप एच रहेगा, राइट। इस ग्राफ का स्लोप का वैल्यू क्या रहेगा, अभी तो जस्ट बताया था थोड़ा सा एक बात, कौन सा बात, बाई का 2x प्लस जो भी था, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोफिशिएंट क्या है, एच, तो स्लोप क्या रहेगा, tan अल्फा का वैल्यू m, यह रहेगा h। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको स्कूल के एग्जाम में पढ़ाया गया होगा, तो हम लोग अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करें, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कभी, अब एग्जाम में बैठने से पहले अगर आ जाएगा तो ड्रॉ कर लीजिएगा, बट चांस कम लग रहा है मुझे। हाँ, ये रफ में कीजिएगा, फाइनल ग्राफ ये ड्रॉ कीजिएगा, दिस इज द फाइनल ग्राफ, राइट। ये तो हम लोग ड्रॉ कर लिए पूरा कोऑर्डिनेट निकाल के, राइट, बट बाद में मैंने रिजेक्ट किया ना। चलिए, बट आपके स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं आएगा, बाद में इस पर हम लोग बात करेंगे रेगुलर क्लास में। अच्छा, क्योंकि अभी तो जस्ट आज के क्लास में पढ़ाया था म्यू नॉट इक्वल टू 5/h, राइट, क्लास में ही तो आज पढ़े थे। अच्छा, ये ऐसे ऐसे आगे पीछे जैसे एक आइडिया ले लिया कि यहाँ पे हुआ कुछ वैल्यू हुआ, कुछ यहाँ पे पैरामीटर थोड़े ड्रॉ किए हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 लेंगे, कुछ तो लेना था, राइट। बट ये तो पता है ना कि फ्रीक्वेंसी तो पॉजिटिव रहेगा, कहीं पे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सुने हैं, और नेगेटिव आपको मिला भी नहीं है, राइट। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे 10 प्रॉब्लम करवा दूंगा घुमा फिरा कर, और नेक्स्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ख़त्म, और तब बोर मॉडल, और उसके बाद हेजन, और आप क्या बोलते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट, और एक ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये भी पढ़ाया गया है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 15 मिनट पढ़ा दूंगा, उससे क्वेश्चन बना के आ जाइएगा। कितना मिनट, ओनली 15, डोंट वरी। और ड्यूअल कैरेक्टर वाला हाफ एन आवर में क्वेश्चन बना के आ जाइएगा। इसलिए सबसे बड़ा जो टॉपिक रहेगा वो बोर मॉडल रहेगा। और अभी तो हम लोग के पास टाइम है ना 20 जुलाई से पहले तक। हाँ ठीक है, तब तक मैं पढ़ा दूंगा पूरा, मतलब आप एग्ज़ाम में सारा इलेक्ट्रॉनिक का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट भी तो कवर हो जाएगा तब तक, और तब तक इधर भी कवर हो जाएगा। इस क्लास का एक्स्ट्रा क्लास में लगाऊंगा 20 जुलाई से पहले, और वो उसमें ये नहीं बोलना है कि सर मेरा स्कूल है या टाइम नहीं मिल रहा, उसमें आप स्कूल बंद करके कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।